हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत। ये इस रचना का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग भी इस चैनल पे उपलब्ध है। यहाँ लिंक दिया हुआ है आपको, उस लिंक पे जाके उस पार्ट को आप देख सकते हैं और इससे आपको इस पूरे लेख को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। और इस रचना को लिखा है आर्थर लुईलिन बैशम ने 1914 और 1986 के बीच में इनका जीवन काल रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया था कि ये जो रचना है, इसमें जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि इसमें दो चीज़ें उठाई हुई हैं मेनली। जो राइटर हैं उन्होंने पहले में उन्होंने सोशल रिफॉर्म के बारे में लिखा है कि सोशल रिफॉर्म को जो विभिन्न नेता आए, लीडर आए, उन्होंने कैसे उसको मतलब हैंडल किया, वैसे किस तरह से उसको बढ़ावा दिया इत्यादि। और जो दूसरा है वो इंटायरली जो है डिफरेंट हो जाता है। उसमें जो है भारत के बारे में लिखा गया है। मतलब जो जिस समय लेख लिखा गया था उस समय लेखक को लगा कि भारत के सामने क्या क्या चीज़ें हैं जो भारत को अभी भी हासिल करनी है या उसमें आगे बढ़ना है इत्यादि। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि ये रचना अपने आप में पूर्ण नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी इस रचना को किसी दूसरी रचना से कुछ अंशों को उससे उठाकर इस रचना में रखा गया हो। तो कई बार फ्लो जो होता है ना वो थोड़ा अलग सा हो जाता है, क्योंकि वो सिलसिलेवार रूप से नहीं आ रहा नीचे। तो इन बातों का आप ज़रा ध्यान रखें। तो इन लाइनों में वो कहते हैं कि Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress. तो यहाँ पे दो तरीके के इंडियंस दिखाए गए हैं। एक इंडियन वो है जो कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति चली आ रही है या हमारा जो चलन चला आ रहा है वो कोई खास फॉलो करने वाला नहीं है। उसमें कई मतलब खामियां हैं जो हमें निकालनी है। और एक दूसरी तरीके का इंडियन ग्रुप है या देशवासी हैं जो क्या कहते हैं, जैसा है कल्चर या ट्रेडिशन जो हिंदुइज्म में चला आ रहा है उसको उसी तरीके से रखना चाहते हैं। तो राइटर्स कहता है कि ऐसा करके वो जो इंडिया की डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, उसको वो अफेक्ट करते हैं। तो दो तरह के लोग हो गए। एक जो सोचते हैं कि जो हमारा प्राचीन कल्चर है वो इतना कोई गर्व करने वाला नहीं है, और एक दूसरे हैं जो उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया के पास या इंडिया के आगे बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, और इसका भविष्य क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि जो लेख जब लिखा गया था, ये इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, उसके कुछ ही सालों बाद ये लेख लिखा गया। तो ये काफ़ी पुराना लेख है और उस समय भी इंडिया के आगे कई प्रॉब्लम्स थी। तो इसको हम बाद में जाके देखेंगे कि आप इससे कितना सहमत होते हैं कि मतलब जो समस्याएं थीं वो या तो चली गई हैं या अभी भी बाकी हैं वगैरह। लेकिन राइटर आगे कहता है कि इसके बावजूद जो आने वाली पीढ़ी है इंडियंस की, वो पश्चिमी लोगों की तरह मतलब जो होता है ना कि अपना आत्मविश्वास ना हो, ऐसे नहीं होंगे वो लोग। ये लोग ऐसे होंगे जो अपनी संस्कृति से बंधे हुए होंगे और अपना जो इनका कल्चर है वो आगे बढ़ रहा है उसके प्रति ये जागरूक होंगे। तो कहने का मतलब है ट्रेडिशन के साथ भी बंधे होंगे और उसको जो है आगे अपना जो कल्चर है उसको आगे भी बढ़ा रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो पश्चिमी देशों की, यूरोपियन की तरह वो जो है बिल्कुल वो हो जाए, मतलब
अपने में जिनको विश्वास नहीं होता ऐसे नहीं होंगे। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि राइटर खुद भी यूरोपियन थे, तो यूरोपियन को उन्होंने दूसरे नज़रिए से देखा है और इंडियन को उन्होंने दूसरे नज़रिए से देखा है, तो एक कंपैरिजन आपके सामने है। और फिर राइटर आगे कहते हैं कि 7 साल ही हुए हैं अभी जो इंडिया को आज़ाद हुए, तो उस 7 सालों में आप देख सकते हैं कि जो अंध राष्ट्रीयता है, ठीक है, उसके बाद जो है फैनेटिकल कल्चर, शॉविनिज़म जो है, मतलब अपने देश के प्रति जो अंधा उन्माद होता है, मतलब उसमें बुरा क्या है, ठीक क्या है, गलत क्या है, ये कोई नहीं देखता, बस उन्माद होता है उसमें कि जो भी है, जैसा भी है, अगर ये देश के लिए है, ये गलत हो या ठीक हो, मुझे इसे करना ही करना, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनका नाश हो रहा है, वो जा रही हैं अपनी, मतलब वो रह नहीं रही। और जो हिंदू सभ्यता है वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने जा रही है, ऐसा मतलब राइटर का कहना है। फिर राइटर आगे कहते हैं कि पास्ट में भी, भूतकाल में भी जो हिंदू कल्चर है इसने बहुत सारे दूसरे कल्चर से, जैसे कि इंडो यूरोपियन, मेसोपोटेमियन, ये मेसोपोटेमियन आपको हाल का जो इराक है उसके कुछ वो है, और उसके बाद उसके कुछ इर्द गिर्द के जो भाग हैं उनका एरिया था। ईरानियन है, ग्रीक है, रोमन है, सीधियन है। सीधियन एक खाना बदोश कुनबा होता था और ये ईरान से संबंधित था। और टर्किश हो गए, पर्जियन, फिर आपको मतलब उसका आ गया, कहते हैं ईरानियन का आ गया, और अरब। तो कहते हैं ये इनमें से हर कल्चर जो है यहाँ पे आया, और जो हिंदू कल्चर है इसने इसको अंगीकार किया और उसके बाद में इसके अंश लिए और इसको अपने जैसा बना लिया। और ये बात बहुत हद तक ठीक भी है। आप देखेंगे कि आज भी इंडिया की किसी भी प्रांत में जाएं आप, तो उसकी अपनी वेशभूषा है, उसका अपना कल्चर है, उसका अपना खान पीन है। तो ये जो है कई चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बाहर से आई हैं। अब आपको मुगलई हो गया, खाना हो गया, उसके बाद आपके अभी भी देखिए आप जाएं तो आपको इंडिया में हर तरीके के खाना मिलता है, हर तरीके के कपड़े मिलते हैं। तो क्या हुआ कि वो आए और उसके बाद वहीं पे रच बस गए ये कल्चर जो है, तो इसे अंगीकार कर लिया गया इंडिया में। और जो हिंदू जो सभ्यता है ये बढ़ती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोग भी होंगे जो भगवत गीता का अनुसरण करेंगे और कई ऐसे लोग भी होंगे जो उपनिषद का अनुसरण करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि भगवत गीता कहती है कि कर्म आप करो, फल की इच्छा मत करो। तो जो कर्मवीर लोग होंगे वो भगवत गीता पे विश्वास करते रहेंगे, और जो शास्त्रों से, वेदों से अपने आप को खुद से अपने आप को जुड़ा पाते हैं, वो उसका अनुसरण करते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ये जो विचार का जो अंतर है ये जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही जो हिंदू सभ्यता है ये भी आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और कहते हैं लेकिन ये वैसी नहीं होगी जैसे कि पश्चिम में श्रम बचाने के लिए, मतलब जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, वहाँ श्रम बचाने की जो मशीनें लगी हुई हैं उनके जैसी नहीं होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भगवत गीता से प्यार करने वाले भी लोग होंगे, उपनिषद से प्यार करने वाले लोग भी होंगे, और इन्हें लेके जो है भारतीय सभ्यता आगे चलती रहेगी। लेकिन ये पश्चिम के उन लोगों की तरह नहीं होगी, या पश्चिम के
पश्चिम की सभ्यता की तरह नहीं होगी, जहाँ पे श्रम बचाने के लिए मतलब आदमियों को हटा के मशीनों को रख दिया गया है। तो जो उसका मशीनीकरण है ना समाज का, वो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। यहाँ के लोग मतलब भारतीय के इस संदर्भ में फिर आगे बात हो रही है कि यहाँ के लोग महाभारत और रामायण की जो कहानियाँ हैं उससे प्यार करते रहेंगे। दुष्यंता और शकुंतला, पुरुवास और उर्वशी का जो प्रेम है इनके दिलो दिमाग में वो हमेशा रचता बसता रहेगा। ठीक है। और कई बार यहाँ के लोगों के लाइफ में बीमारियाँ होती हैं, गरीबी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो है इनका जो जीवन का तरीका है वो पश्चिम के व्यस्त जीवन शैली की तरह नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर इसको अगर आप सार इसका लें तो कहने का मतलब ये है कि लोग हमें अनेक किस्म के यहाँ पे फिर भी होंगे। यहाँ पे वो भी होंगे जो रामायण से प्यार करते हैं, यहाँ पे वो भी होंगे जो महाभारत से प्यार करते हैं। दुष्यंत और शकुंतला की कहानियाँ युगों युगों तक कायम रहेगी। और उसके बाद दमन हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो इत्यादि जो भी ये जो बुरी चीज़ें हैं, इसके बावजूद लाइफ, अपने यहाँ की जो लाइफ है वो पश्चिमी देशों की तरह जो है वो नहीं हो जाएगी। मतलब व्यस्त जो जिसे कहते हैं जीवन जिस तरह का होना चाहिए उस तरह ना हो के वो जो अलग थलग पड़ जाता है वैसा नहीं होगा। और फिर लेखक आगे कहते हैं कि पहले का जो समाज था इंडियन, उसमें जितनी भी कई जो बुराइयां थीं वो जा चुकी हैं। जैसे कि बलि देने की प्रथा है। अब इसमें यहाँ पे एक आपको लाइन है, एक्स्ट्रावेगेंट एंड बार्बरस हेक्टाकॉम्स। ये क्या होता है कि पुरानी प्राचीन ग्रीस में, जिसे हम यूनान भी बोलते हैं, 100 बैलों की बलि दी जाती थी। ठीक है। तो लेखक ने देखा होगा कि इंडिया में भी बलि देने की प्रथा थी। तो वो कहते हैं कि जो बलि देने की प्रथा है वो धीरे धीरे जा रही है। जो वैदिक टाइम में हमारे यहाँ पे बलियाँ दी जाती थी, और वैसे कई जगहों पे ये बलि देने की प्रथा आज भी बाकी है। और जो विधवाएं हैं उन्हें अब पहले की तरह सती प्रथा पे नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पे लेखक ने ये दिखाने की कोशिश की है कि धीरे धीरे जो बुराइयां हैं इंडियन समाज में वो बाहर जा रही हैं, और जो बलि देने की प्रथा थी और उसके बाद जो है सती प्रथा है, इसका भी धीरे धीरे नाश हो रहा है। और जो लड़कियां हैं, मतलब जो बच्चियां हैं, अगर वो शादी के योग्य, शादी की उम्र ने उनकी नहीं हुई है, तो वो भी शादी नहीं कर सकती, या मतलब कानून से उनको, उनके पेरेंट्स को अलाउ नहीं है कि उनकी शादी हो। और उसके बाद बसों में और ट्रेनों में ब्राह्मण अपने से, और जो ब्राह्मण है और जो दूसरी जाति के लोग हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर यात्रा करते हैं। और जो मंदिर हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं। जो वर्ण व्यवस्था है, मतलब जो कास्ट हमारे यहाँ पे है, उसका भी धीरे धीरे वो भी गायब हो रहा है। ये जो प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, और लेकिन इसका जो वेग है, जो जिस स्पीड से जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले कुछ समय में इसका पूरी तरह से पतन हो जाए। और जो फैमिली सिस्टम है, जो मतलब जिस तरीके से वो उनका अपना रहने का जो एक वो होता था, क्या कहते हैं, तरीका होता था, वो
उसको नए तरीके से वो जीने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो पहले जो व्यवस्था होती थी घरों में, उस व्यवस्था, मतलब पहले तो ऐसा भी होता था कि आ, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप घर में ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो वो जो व्यवस्था है वो अब जैसे कि समय बदल रहा है, आज ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो उसी तेज़ी से जो फैमिलीज जो हैं वो भी अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हैं। और सही में बताऊं तो जो इंडिया का जो चेहरा है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो उसका जो सांस्कृतिक जो ट्रेडिशंस जो हैं, कल्चर जो है, वो भी उसके साथ साथ ही चल रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट को मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी हुई हो। मैंने क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश को वर्ड बाय वर्ड या सेंटेंस बाय सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया हुआ, तो मैंने सोचा शायद इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सामने है, आप इसे खुद देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें, अच्छा, इस रचना के बारे में 2-4 मेन बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और वो ये है कि पहली बात तो ये है कि ये रचना बहुत पहले लिखी हुई थी, तो 1947, और मुझे लगता है 7 साल का एक जिक्र हुआ था, आपने भी देखा होगा। तो 7 साल का जब जिक्र हुआ था तो 1964 के आसपास ये कवि ये क्या कहते हैं, लेख लिखा हुआ है। तो उस समय जो लेखक ने देखा, उससे लेखक ने वेस्ट से उसका कंपेयर करने की कोशिश की। लेखक बहुत ऑप्टिमिस्टिक है कि इंडिया जो है, इंडिया के सामने समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे जो हैं चेंज होंगी, और कई तो चेंज हो भी रही हैं, बदल चुकी हैं, ठीक है। और लेखक ये भी कहता है कि इंडिया वेस्ट की तरह, पश्चिमी देशों की तरह नहीं होगा, जहाँ मतलब श्रम बचाने के लिए, जहाँ मेहनत मतलब आदमियों की मेहनत हटा के उनकी जगह मशीनें रख दी गई हैं। अब एक मशीन आपको 10-10, 20-20 आदमी का काम एक मशीन करती है। तो जो सोसाइटी है वो वहाँ की तरह नहीं होगी। लोग जो हैं अपने कल्चर से बंधे होंगे, लोग जो महाभारत और रामायण की कहानियाँ उससे बंधे होंगे, कई लोग होंगे जो गीता को मानते हैं, और कई लोग होंगे जो वेद को मानते हैं। कास्ट सिस्टम जो है धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नारी के जो अधिकार हैं उसके लिए काम हो रहे हैं। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी, जो बाल विवाह होते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और लोग अब जो हैं वर्ण व्यवस्था से निकलकर एक साथ गाड़ियों में, बसों में, ट्रेनों में यात्रा करते हैं एक साथ साथ जाके। तो लेखक का यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया है भारत के प्रति। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जो शायद अभी भी आपको लगे नहीं, ये चीज़ तो अभी भी मतलब कंटिन्यू हो रही है। तो आप अगर जब इस लेख के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, तो शायद अगर आप उन चीज़ों को भी कॉन्ट्रास्ट में रखने की कोशिश मतलब करें, तो मुझे लगता है शायद वो उत्तर और भी ज़्यादा अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? कास्ट सिस्टम इंडिया से गायब हो चुका है, क्योंकि आज़ादी को लिए हुए काफ़ी दशक बीत चुके हैं। आपको क्या लगता है कि वो जो चीज़ें लेखक ने लिखी हैं वो पूरी गायब हो चुकी हैं, या वो अभी भी समाज में व्याप्त हैं? आपको क्या लगता है, कास्ट सिस्टम पूरी तरह से जा चुकी है, या अभी भी उतनी ही ऑब्वियस है जितनी पहले थी? आपको क्या लगता है, नारियों के लिए जो समान अधिकार हैं वो इंडिया में बन चुके हैं, वो इंडिया में मिलते हैं, या उसके लिए भी बहुत काम बाकी है? आपको क्या लगता है, बच्चों के जो अधिकार हैं, बच्चों को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, वो इंडिया में बन चुके हैं, या उसके लिए और भी काम होने बाकी हैं? तो ये चीज़ें हैं जिसके प्रश्न आपने खुद पूछने हैं और उसका उत्तर देने की कोशिश करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद जब आप इस हेरिटेज ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हो, तो उनका रेफरेंस अगर आप दें ऐसी चीज़ों का, तो मुझे लगता है आपके उत्तर और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
अगले वीडियो में जल्दी आपके सामने फिर उपस्थित होने की कोशिश करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय। मीन टाइम में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी आपसे दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।